अगर आप भी रेलवे एएलपीएन टेक्नीशियन के एग्जाम में साइंस के सेक्शन में अच्छा स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो कि फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट से हो गए। क्योंकि साइंस का सेक्शन काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट होता है रेलवे एएलपी में। तो आप वीडियो को देखें और अपना स्कोर कमेंट में बताएं और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से जज करें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें है कि कौन सा अम्ल आमतौर पर बैटरी में इस्तेमाल होता है। जैसे इसमें दिया है HCl, H2SO4, CH3COOH, HNO3। तो इसमें से उत्तर हो जाएगा आपका H2SO4। H2SO4 का अगर आप दूसरा नाम जानें तो सल्फ्यूरिक अम्ल भी इसको कहा जाता है, बैटरी अम्ल भी इसी को कहा जाता है, क्योंकि बैटरियों में खास तौर पर यही अम्ल इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसकी व्याख्या देखें तो गाढ़ा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को बैटरी अम्ल भी कहा जाता है। इसे सामान्य रूप से कार्य बैटरियों में इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु बिजली का सुचालक है। जैसे सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ग्रेफाइट। तो सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो खास तौर पर बिजली का सुचालक माना जाता है। अगर आप इसका यूज देखें तो आयरन जो प्रेस होती है उनमें जो प्लेट होती है हीट करने के लिए, उसी में इसका मेनली इस्तेमाल किया जाता है। तो एक ऐसा अधातु है जो अधातु होने के बावजूद भी बिजली का अच्छा खासा सुचालक होता है। इसमें क्या होता है कि एक ग्रेफाइट एक अधातु होने के बावजूद, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनों की अच्छी गतिशीलता होती है जिससे यह बिजली को अच्छा सुचालक देता है। यह अच्छा सुचालक ही होता है। अगला क्वेश्चन देखें कि एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसमें दिया है ऑप्शन C2H4, C2H6O, फिर है C2H6, C2H5OH। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो एथेनॉल होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। देखो, जिस कंपाउंड में लास्ट में OH ऐड हो जाता है उसकी हमेशा हम प्रोनाउंसिएशन OL से बोलते हैं। जैसे फिनॉल, एथेनॉल, क्रिप्टेनॉल। अगर ओ लास्ट में आपका आता है तो उसे कंपाउंड में लास्ट में OH हाइड्रोक्सिल अम्ल ऐड हो जाएगा। हाइड्रोक्सिल ही ऐड होगा तभी उसके साथ में आपका ओल ऐड हो जाएगा। अगर आप उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ओल ऐड जब ही होगा जब उसके लास्ट में OH हाइड्रोक्सिल जुड़ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें इसमें क्या होता है कि एथेनॉल का रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है, जिसमें 2 कार्बन के हम परमाणु होते हैं, 6 हाइड्रोजन के होते हैं और 1 हाइड्रोक्सिल समूह होता है। ठीक है। क्वेश्चन आगे दिया है कि मानव पाचन तंत्र में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। जैसे आमाशय, छोटी आंत, मुख गुहा, ग्रासनली। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा भोजन की जो प्रक्रिया शुरू होती है पाचन की वो मुख गुहा से शुरू होती है। मानव पाचन तंत्र में भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है, जहां लार भोजन को तोड़ने में काफ़ी मदद करता है। देखिए, जब हम भोजन चबाते हैं, मुंह में एंट्री करते हैं, भोजन को प्रवेश करते हैं तो उसमें लार मिल जाता है। जैसे लार मिलना स्टार्ट होता है तो पाचन क्रिया वहीं से शुरू हो जाती है। ठीक है। देखते हैं आगे कि एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। जो एड्रिनल ग्रंथि होती है वो कहाँ स्थित होती है। जैसे इसमें है कि किडनी के ऊपर, यकृत के नीचे, हृदय के पास, पाचन तंत्र में। तो सही उत्तर है इसमें किडनी के ऊपर। जो एड्रिनल ग्रंथि स्थित होती है वो किडनी के ऊपर स्थित होती है। ये काफ़ी हार्मोनों का स्राव करती है। पूछे कि एड्रिनल ग्रंथि का कहाँ कहाँ उपयोग होता है तो काफ़ी हार्मोनों का स्राव करती है। क्वेश्चन आगे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल प्रदूषण का कारक नहीं है। इसमें दिए हैं कि औद्योगिक अपशिष्ट में, घरेलू अपशिष्ट में, कृषि अपशिष्ट में, वायु। तो जो जल प्रदूषण का मुख्य कारण नहीं है वो वायु नहीं है, क्योंकि वायु का संबंध हो जाता है वायु प्रदूषण से। अगर आप जल प्रदूषण की बात करें तो इसमें आपका हो सकता है मेनली औद्योगिक घरेलू अपशिष्ट हो सकते हैं, घरेलू अपशिष्ट हो सकते हैं, और भी काफ़ी कारण हो सकते हैं, लेकिन वायु प्रदूषण का संबंध हो सकता है आपको वायु प्रदूषण से। क्वेश्चन आगे दिया गया है कि ओजोन परत के पतले होने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण आपको होगा, देखो ओजोन परत आजकल काफ़ी चर्चा में रहती है, काफ़ी खबरों में रहती है कि अक्सर कि ओजोन लेयर में होल हो गया, जिससे कि अल्ट्रावायलेट रे पृथ्वी पर जा रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है।
तो ये कारण माने जा रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पतले होने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन में जैसे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन। तो इसका सही उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर आप इसकी व्याख्या देखें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ओजोन परत के पतले होने का मुख्य कारण है, क्योंकि वे ओजोन अणुओं को तोड़ने का अच्छा खासा काम करती है। क्वेश्चन अगले दिया है कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बना होता है वो कैसा होता है। सीधा एवं समान आकार का, उल्टा एवं बड़ा, सीधा और बड़ा, उल्टा एवं समान आकार का। तो सही उत्तर है इसमें सीधा और समान आकार का ही होगा समतल दर्पण में। देखो समतल दर्पण से आप इस तरीके से समझ ले कि जो समतल दर्पण होगा उसका आकार हमेशा समतल ही होगा, या इस तरीके से भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं कि समतल दर्पण जो बनेगा उस पर प्रतिबिंब हमेशा समान ही रहेगा, सीधा रहेगा। जैसे हम देखते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं समतल दर्पण में, उनमें हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका विवरण अगर देखें तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के समान आकार का ही होता है। ठीक है, देखिए आगे इसमें कि उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद अपवर्तित किरणें कहाँ मिलती है। जैसे उत्तल लेंस आपने देखा होगा, उसके द्वारा अवतल दर्पण के बाद वस्तुएं कहाँ आपको मिलती है। उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है कैमरे, जैसे फ़ोन का जो कैमरा होता है उसमें आप देख सकते हैं। आगे जैसे उसमें दिए गए हैं उत्तल लेंस के आगे, उत्तल लेंस के पीछे, उत्तल लेंस के केंद्र में, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस के पीछे। जो उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद अपवर्तित किरणें कहाँ मिलती, ये मिलती हैं आपकी उत्तल लेंस के पीछे। अगर आप इसकी व्याख्या देखें तो उत्तल लेंस के द्वारा अपवर्तन के बाद अपवर्तित किरणें लेंस के पीछे किसी भी बिंदु पर आपकी मिलती है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि ओम का नियम किससे संबंधित है। ताप और धारा, प्रतिरोध और धारा, विभवांतर और धारा, शक्ति और धारा। तो ओम का जो नियम होता है वो प्रतिरोध और विभवांतर और धारा के होता है। उसमें रूल होता है आपका विभवांतर V और I का। तो V क्या होता है, V इक्वल टू IR, विभवांतर बराबर धारा गुना प्रतिरोध के होता है। अगर आप इसकी व्याख्या देखें तो ओम का नियम कहता है कि विभवांतर V धारा I के बीच जो संबंध होता है वो V इक्वल्स टू IR होगा। देखिए आगे कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है। जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो काम करता है जैसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए, विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए, स्थिर विद्युत के लिए, प्रतिरोध के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए काम करता है। अक्सर एग्जाम में पूछा गया काफ़ी है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है ये। अगर इसकी व्याख्या देखें तो विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, जिसमें विद्युत धारा को चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित करने पर एक फोर्स, एक बल उत्पन्न होता है। आगे देखें कि किस प्रकार के ताप संचरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, कि कौन सा ऐसा माध्यम है या कौन सा ऐसा ताप संचरण है जिसमें किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। संवहन, चालन, विकिरण या प्रतिरोध। तो इसका सही उत्तर हो जाता है विकिरण। विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ना ही किसी ताप संचरण की। देखिए जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर गर्म होता है सूरज की किरणों से कारण, तो विकिरण के कारण ही होता है। अगर आप इसको देखें कि विकिरण के माध्यम से ताप का संचरण किसी भी माध्यम की आवश्यकता के बिना होता है, जैसे कि सूर्य का उष्मा पृथ्वी पर आना। देखो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले, कई बार पूछा भी गया है कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो किसके, पृथ्वी गर्म किसके कारण होती है, तो विकिरण के कारण। क्वेश्चन है आगे कि जैव विविधता को बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। वनों की कटाई कर दे, प्रदूषण, संरक्षित क्षेत्र बनाना, शिकार करना। तो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को बचाने का जो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है वो संरक्षित क्षेत्रों को बचाना, या एक तो बचाना, फिर दूसरा बनाना और उनकी केयर करना। इसमें है कि संरक्षित क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये जैव विविधता को बचाने के अच्छे सबसे तरीके प्रभावी माने जाते हैं। क्वेश्चन अगला है कि कौन सा संगठन विश्व स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए काम करता है, कि जो विश्व स्तर पर ऐसा कौन सा संगठन है
जो जैव विविधता के संरक्षण में काम करता है? यूनेस्को, WWF, IMF, WHO। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा WWF। विश्व वन्य जीव कोष इसको माना जाता है एक वैश्विक संगठन है जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है और करता रहा है अभी भी। क्वेश्चन आ गया है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सबसे अच्छा तरीके का उदाहरण कौन सा है? आप इसको ऐसे भी मान लो कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? टॉर्च की बैटरी, विद्युत मोटर, विद्युत बल्ब, विद्युत गीजर। तो जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है उसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर होता है। अगर आप इसकी व्याख्या देखें तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सबसे अच्छा उदाहरण विद्युत मोटर है, जहां विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है जिससे कि मोटर चलती है। एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी जिसके कारण आपकी इलेक्ट्रिक मोटर चलती है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? कोयला, यूरेनियम, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो परमाणु ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है यूरेनियम। अगर आप इसकी व्याख्या देखें तो परमाणु ऊर्जा का प्रमुख स्रोत यूरेनियम, जो नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करता है। नाभिकीय विखंडन मैंने, अगर आप इसको इस तरह मान लो, नाभिकीय विखंडन वो होता है जब एक बड़े एलिमेंट को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है, विखंडित करा जाता है, और ये काम होता है आपका यूरेनियम के साथ। क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपघटन करता है? शेर, गिद्ध, केंचुआ, बाघ। तो जो जीवों का अपघटन करता है वो मेनली इसमें क्या है? केंचुआ। अगर आप इसकी व्याख्या देखें तो केंचुआ, अर्थवर्म भी इसको कहा जाता है, एक अपघटन करता है जो मृत जैविक पदार्थों को विघटित करता है और पोषक तत्वों को मिट्टी में मिलाता है। जो केंचुए के लिए एक अच्छी कहावत ये भी मानी जाती है कि केंचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बनाकर एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन आगे है कि कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ स्तर किस प्रभाव का कारण बनता है? अगर CO2 की मात्रा बढ़ जाए तो उसका कनेक्ट आप कहाँ कर सकते हैं उसको? तो ओजोन परत का क्षय होना, अम्ल वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव या मृदा क्षरण। अगर CO2 का स्तर बढ़ जाए तो उसका सीधा कारण हो सकता है ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो उत्तर हो जाएगा C। अगर आप इसकी व्याख्या देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ स्तर ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव का अच्छा खासा कारण बनता है, जिससे कि पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन भी होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल नहीं है? वाष्पीकरण, संघनन, तापन, अपक्षरण। तो जल चक्र के साथ अगर इंक्लूड किए जाते हैं तो वाष्पीकरण भी होता है, संघनन भी होता है, टेम्परेचर भी होता है, अपक्षरण नहीं होता। तो इसका उत्तर हो जाएगा। अगर आप इसको देखें तो जल चक्र में वाष्पीकरण, संघनन, तापन शामिल होते हैं, जबकि अपक्षरण जल चक्र का कोई हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें कि कौन सा प्रबंधन प्राकृतिक संसाधनों का प्रभावी उपयोग और सुनिश्चित करता है? कि कौन सा ऐसा प्रबंधन प्राकृतिक संसाधन है जो अच्छे प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करेगा? अतिशोषण, संरक्षण, विनाश, अपशिष्ट। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा संरक्षण। संरक्षण एक ऐसा तरीका होता है जो प्रबंधन के अच्छे संसाधनों का एक सुटेबल तरीका माना जाता है। अगर आप इसकी व्याख्या देखें तो संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करेगा, जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण होता है, मतलब जिससे आप फ्यूचर में भी उसको देख सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करें जिससे कि आने वाले एग्जाम में अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएँ।